किसी ने अमेरिका से बेसिस की बात की है, वजीर आजम आपका, वजारतें सारी आपकी, लेकिन आपको इस बात का नहीं पता ये किसने की। आपने ये फैसला कर लिया कि जनाब फौज के अंदर 95% लोग इमरान खान साहब को वोट करने के लिए तैयार है। किस तरह आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचे, बताएं तो सही ना। ये कौन है जो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहता है? क्या मतलब शहबाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम बनेगा? मैंने सोचा ये कि मतलब शहबाज शरीफ, आखिरी दिन तक मैं सोचता रहा कि कोई भी हो जाएगा, शहबाज शरीफ नहीं होगा। फर्क ये है कि जो मुआहदा आप करके आए हुए थे ना, उसमें आपके पास पावर्स नहीं होती, आपके पास मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है। और ये आखिरी दफा आपने सुना होगा और उसके बाद लाइन कट गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक अदद सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया और वो सेमिनार किस टॉपिक के ऊपर था? रिजीम चेंज। पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज के ऊपर ये टॉपिक था। बेसिकली ये रिजीम चेंज का ये जो लफ्ज़ है, ये डिलिबरेटली बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से, इनके लीडर्स की जानिब से इसलिए इस्तेमाल हो रहा है जैसे पता नहीं, मतलब किसी को उतार के जो है ना मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मतलब ये इसको मान ही नहीं रहे कि जनाब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बेसिकली एक हुकूमत गई है। वो इसको रिजीम चेंज का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे किसी ने ज़बरदस्ती जो है वो तख्ता उलट दिया है, जैसे कहते हैं ना तख्ता उलट देना। तो ये बेसिकली उसको वो वाला रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, ये सेमिनार जनाब मुनक़्क़िद किया गया, सहाफ़ियों को भी वहाँ पे बुलाया गया था। अरशद शरीफ साहब ने भी जो है वो इसी सेमिनार से खिताब किया। शीरीन मज़ारी साहिबा ने जनाब जो पहले खिताब किया उसमें उन्होंने कहा, जी अमेरिका हमेशा इसी तरह की वारदात करता है, कभी वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है तो कभी तहरीक अदम एतमाद होती है, हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई और हम बाहर हो गए, 9/11 के बाद गड़बड़ हुई, पाकिस्तान को तोड़ना और कमज़ोर करना अमेरिका का एजेंडा है। अमेरिका ने साइफ़र भेजा और फिर कहा कि ये साजिश नहीं, मदाखलत है। 6 जून 2021 को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बयान दिया। उसी दिन CIA के चीफ पाकिस्तान आए। 8 जून को पाकिस्तान के अखबार में भी ये खबर ब्रेक हुई। 19 जून को इमरान खान ने इंटरव्यू में बेसिस के हवाले से कहा एब्सोल्युटली नॉट। और इस इंटरव्यू के बाद अमेरिका ने कार्रवाई तेज़ कर दी। पाकिस्तानी सियासतदानों ने अमेरिकियों से मुलाकात की, उनकी मुलाकात बनती ही नहीं थी और मईशत ऊपर जा रही थी। कोविड से हम निकल आए थे तो फिर ये साजिश क्यों की गई? और उन्होंने सज़ा से बचने के लिए NRO 2 लिया। इनका विजन था कि अमेरिका से ताल्लुकात ज़्यादा हों। जब इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट तो फिर बेसिस की बात अमेरिका से किसने की? अच्छा, ये हैरानगी की बात है कि शीरीन मज़ारी साहिबा जो हैं वो खुद नहीं जानती कि अमेरिका से बेसिस की बात किसने की। तो मतलब आपकी हुकूमत थी या आपकी हुकूमत में ये सब कुछ हुआ है कि किसी ने अमेरिका से बेसिस की बात की है, ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म आपका, वजारतें सारी आपकी, लेकिन आपको इस बात का नहीं पता ये किसने की। आपका कहने का दिल कर रहा है, आपका बेसिकली कहने का दिल कर रहा है कि आप फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही, तो इसलिए सिर्फ सवाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल वही वाली बात है, वो कौन था, ये वो जो टिपिकल एक वो जो कैंपेन चली थी ना, वो कौन था, तो वो बस वो वहीं तक जाते हैं, उसके बाद जो है वो लाल झंडी आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है, उससे आगे पर जलते हैं जाने को। तो इस वजह से शीरीन मज़ारी साहिबा भी जो है सिर्फ सवाल कर रही हैं, बता नहीं रही। एक्चुअली हुकूमत तो आपकी थी, आपको बताना चाहिए किसने बात की थी। और अगर आप नहीं बता सकते, तो अगर आप बताए इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते, तो फिर तो ये नाअहल थे आप लोगों के पास पावर ही नहीं थी, आपके पास ताकत ही नहीं थी। और ये हकीकत है, मतलब पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि आपके पास ताकत नहीं थी। उसके बाद शीरीन मज़ारी साहिबा के बाद फवाद चौधरी साहब ने जनाब सेमिनार से ख़िताब किया। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा, जी 2 दिन पहले लंदन के दरिया में हनीमून टाइप पिक्चर आई है। पिक्चर में नजम सेठी और नवाज शरीफ बैठे थे, ये जिसके ऊपर कल भी हमने वीलॉग किया था। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, हिंदुस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी, इसराइल को तस्लीम करने और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को अड्डे देने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही माहौल जो है वो बेसिकली आपके अपने दौरे हुकूमत में भी बनाया गया था। इसराइल के हवाले से आपके चंद ऐसे चहीते एंकर जो आपको बहुत पसंद थे, आपके लाडले थे, वो बैठ के ट्वीट्स करते रहे, वो बैठ के उनको PTV में मुलाजमत दी गई। वही कामरान खान साहब जो आपको आजकल काफ़ी पसंद हैं, और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो सबसे पहला इंटरव्यू बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कामरान खान साहब को ही दिया था। ये वही कामरान खान साहब हैं जो इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में हैं, ठीक है। तो माहौल आपके दौर के अंदर भी बनाया गया था, ऐसी बात नहीं है। और हिंदुस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी की जहाँ तक बात है, ये इमरान खान साहब ही थे जिन्होंने बेसिकली कहा था कि मोदी अगर दोबारा आ जाए तो मसला कश्मीर जो है ना वो हल हो जाएगा। और मोदी फिर आ गया और फिर मोदी ने जो है फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था, मोदी आपसे रब्ता तक नहीं करता था। ये सारा कुछ आप ही के दौर के अंदर हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब इस एजेंडे को कामयाब बनाने के लिए साइफर भेजकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाई गई। खुर्रम दस्तगीर ने मान लिया कि रिजीम चेंज करने के बाद केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे।
एब्सोल्युटली ट्विस्टिंग बात की जा रही है। उन्होंने बेसिकली असल जो बात कही थी वो ये थी कि जनाब ये खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा था कि जी आपकी एक फैशिस्ट हुकूमत है और आपका इरादा था कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन को उठा के अंदर कर देने का। ये बात को ट्विस्ट किया जा रहा है बार बार खुर्रम दस्तगीर को ये जो कोट किया जा रहा है गलत कोट किया जा रहा है और पीटीआई भी पूरी की पूरी पीछे जो है ना वो चलती जा रही है इस बात के अंदर। खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा था कि आप एक फैशिस्ट रूलर है और आपका इरादा ये था कि बस किसी तरह मैं पूरी ऑपोजिशन को उठा के जेलों के अंदर बंद कर दूँ, असल बात ये थी। उसके बाद इन्होंने कहा जी पीटीआई के 10 एमएनएस को टारगेट किया गया, उसके बाद 6 मजीद एमएनएस से रब्ता किया गया, टोटल 22 एमएनएस इस एजेंडे का हिस्सा बने। रजीम चेंज के मामले पर अवाम का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल परेड ग्राउंड के जलसे में आया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यह साजिश बैरूनी है। अच्छा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने जो कहा अदलिया ने कहा कि उन्होंने गलत कहा। ठीक है, ये नहीं बताते ये बात कि बाजी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर केड़ा है और ताड़ा अपना है, वो आपकी अपनी हुकूमत का है। ये नहीं बताते कि जनाब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो कुछ किया है और जिस तरह उस तरीके से मतमाद को उठा के आपने फेंका था वो गैर कानूनी थी, वो गैर आइनी थी। ये नहीं बताएंगे इसके ऊपर। उसके बाद जिन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कहा कि बिलावल और शहबाज शरीफ से पूछें सियासी पार्टियां इलेक्शन से कैसे डरती हैं। अक्टूबर से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। उसके बाद फवाद चौधरी ने खिताब मुकम्मल होने पर इमरान खान ने एक लुकमा दिया, आपको आज कॉल आ जाएगी। ये नहीं बताया कि किसकी कॉल आ जाएगी, मतलब इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया, बस कॉल आ जाएगी, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह शौकत तरीन साहब ने भी खिताब किया, हमाद अज़हर साहब ने भी उसके बाद खिताब किया। उसके बाद असद उमर साहब ने भी खिताब किया। असद उमर साहब ने कहा जी आज हालात बदल चुके हैं, इमरान खान की वजह से अवाम में शऊर आ गया है। शऊर 2013 तो शुरू हुआ है तो 2022 तक चलता जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब ये शऊर जो है ये बस इमरान खान साहब ही शऊर डाल रहे हैं। 1970 से 1947 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने शऊर डाला है तो वो इमरान खान ने शऊर डाला और किसी ने शऊर नहीं डाला। अवाम बंद कमरों में होने वाले फ़ैसले कबूल करने को तैयार नहीं। अवाम बंद कमरों में फ़ैसले कबूल करने को तैयार नहीं। ये बात कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहे हैं। 2013 से पहले लंदन प्लान जो है वो भी एक बंद कमरे के अंदर बनाया गया था। ठीक है, वो जो 2014 का धरना था वो सारा कुछ एक बंद कमरे के अंदर ही सारा कुछ प्लान हुआ था। अब एंकर्स को धमकियां, सोशल मीडिया पर पोस्ट उठाने का वक्त नहीं, और सोशल मीडिया पर पोस्ट पर उठाने का वक्त नहीं। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद कर सकते हैं, चला नहीं सकते। कौम बदल गई है, अब आपको भी बदलना होगा। खैर, ये असद उमर साहब की बातें थी, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। उसके बाद इमरान खान साहब जनाब तशरीफ़ लेकर आए। अब तजादाद ही तजादाद है इनके पूरे इस खिताब के अंदर, इसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि जब इक़्तिदार मिलेगा तो ये सब एक हो जाएंगे और आपको किस चीज़ का डर है? मैं अदलिया के सामने खड़ा था, इसी अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया। ये पहले चोरी करते हैं और फिर एनआरओ मांगते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने बात की, उनके केसेस ख़त्म होने वाले हैं। अब वही जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि खुर्रम दस्तगीर की बात को ये डिलिबरेटली ट्विस्ट करके जो है वो इस तरह चलाए जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। आप सोच सकते हैं, आपका अपना दिल मानता है कि इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगला आर्मी चीफ उन्होंने किसको बनाना है, कौन सी उनकी फेवरेट शख्सियत होगी, किनके बारे में उनका दिल करता होगा। एनीवेज, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जो भी मेरिट पर होगा वही आर्मी चीफ होगा। इमरान खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने इस मुल्क को, इस 12 करोड़ के सूबे पंजाब को उस्मान बुज़दार जैसा चंद वर्गा वज़ीर आला मेरिट पर चुन कर दिया था। मतलब ये मेरिट का हाल है कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो है मेरिट पे चुन कर दिया। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने मेरिट के ऊपर फ़याज़ुल हसन चौहान को 3 दफ़ा वजारत इत्तलात का ओहदा दिया। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर परवान चढ़ाया। गंदी ज़बान, घटिया ज़बान, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के हवाले से जितनी बुरी से बुरी ज़बान हो सकती है वो इमरान खान साहब इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। इसमें मेरिट कहाँ से आता है? इसका मेरिट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा जो अगला वीलॉग होगा वो मैं इस पर बड़ा तफसील से आपके साथ बात करूंगा। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या करना शुरू किया है। ये मैं चीज़ें अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। तो मेरिट शेरिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिकेट में भी कभी मेरिट को वायलेट नहीं किया। शौकत खानम में एक आदमी बताया जो मेरिट के बगैर भर्ती किया और इसके लिए शौकत खानम कामयाब अस्पताल है क्योंकि वहाँ मेरिट का निज़ाम है। नमल यूनिवर्सिटी में कोई बंदा बगैर मेरिट के भर्ती नहीं किया। जब आप मेरिट की बालादस्ती नहीं करते तो बरकत ख़त्म हो जाती है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हस्पताल और कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दे दे के मुल्क नहीं चलाए जाते। भाई, क्रिकेट टीमों के एग्जाम्पल दे दे के मुल्क नहीं चलाए जाते। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, वो 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। किस चीज़ को किस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हैं? और मैंने जो नाम अभी थोड़ी देर पहले आपको दिए हैं ये मेरिट के ऊपर थे। क्या ये लोग मेरिट पे डिज़र्व करते थे इन जगहों पे उनकी पोजीशंस दी जाएं? सबसे बड़ी बात ये, शेख रशीद जैसा बंदा, मतलब जिसको आप कहते थे मैं चपड़ासी ना रखूं, उसको आपने अपना वजीर दाखिला बना दिया। ये मेरिट के ऊपर था।
उसके बाद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जिसको आप कहते थे, उसको आपने अपना स्पीकर बनाया और अब अपने आपने वजारत आला का अपना उम्मीदवार बनाया, मेरिट पे बनाया। इसका मेरिट से ताल्लुक है, इसका सिर्फ और सिर्फ सियासत के साथ ताल्लुक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ चाहता था फ़ौज कंट्रोल हो, इदारों का आज कत्ल हो रहा है। नवाज शरीफ चाहता था फ़ौज कंट्रोल हो। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं चाहता था, आप भी यही चाहते थे, ठीक है। और ये बल्कि चाहते थे नहीं, चाहते हैं। और इसकी सबसे वाज़ेह एग्जांपल जो है वो जब DGI की तैनाती थी तो उसके ऊपर आपने अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश की। और एक वज़ीर आज़म का हक है, मैं ये भी आपको कह दूं, ये वज़ीर आज़म का हक है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो मुआहिदा आप करके आए हुए थे ना, उसमें आपके पास पावर्स नहीं होती, उसमें आपके पास ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी वो जिसे कहते हैं ना, वो एक फ़ोन आप करते हैं तो फ़ोन करने के बाद आगे से एक खातून जवाब देती है आपके पास मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है। तो आपने जब DGI तैनात करने की कोशिश की ना, तो उधर GHQ से आवाज़ आई आपके पास मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है। कहानी सारी ये है। उसके बाद ये शबाज गिल साहब ये फरमाते हैं कि जनाब आप जाके फ़ौज का सर्वे कर लें, 95% लोग जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार हैं। क्या ये फ़ौज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है? आपको किसने कह दिया? कौन सा ऐसा सर्वे हुआ है जिसके तहत आपने ये फैसला कर लिया कि जनाब फ़ौज के अंदर 95% लोग इमरान खान साहब को वोट करने के लिए तैयार हैं? ये किस तरह आप इस नतीजे के ऊपर पहुँचे? ये फ़ौज को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने हर बार अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि इनको सियासत नहीं आती। मैंने 26 साल पहले इनके खिलाफ जहाद का आगाज़ किया था। चंगा जहाद का आगाज़ किया सी कि वहाँ पे मलिक रियाज साहब की ऑडियो आ चुकी है जिसके अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि जी आप उनको पैगाम भिजवा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के साथ मेरा जो है वो किसी तरह पैचअप करा दो और हम नून लीग को फारिग करें, ठीक है। और उसके बाद ये चंगी आपने 26 साल की आपकी जद्दोजहद थी जब आपने सादिक संजरानी को इलेक्ट करवाना था, तो इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आपने सादिक संजरानी को उसके बाद इलेक्ट करवाया था। ये चंगी आपकी जद्दोजहद थी जब आप बैठ के उसी कंटेनर के ऊपर चढ़े थे लाहौर के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर जो ताहिरुल कादरी ने अरेंज करके दिया था। तो ये जद्दोजहद की बातें मत किया करें। और मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीकें चल रही थी आप इसी नवाज शरीफ के साथ बैठा करते थे, इसी मौलाना फजल रहमान के साथ बैठा करते थे। आपकी सारी तस्वीर सबके सामने है, तो अच्छा नहीं लगता जब आप इस किस्म की एग्जाम्पल्स देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने हमेशा कहा और कभी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आगे चल के उन्होंने कहा कि ISI के पास इनकी रिपोर्ट होती है इसलिए ये फ़ौज से डरते हैं। इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं अपना आर्मी चीफ लाने की, मुझे अपनी चोरी नहीं बचानी। इनके जहन में खौफ आया था कि मैं जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ। इनके जहन में क्या खौफ आना है? पूरे पाकिस्तान के जहन में ये बात थी भाई कि आप जनरल फैज़ को ही आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। देयर वाज नो टू डाउट्स अबाउट दैट। और अगर आपको यकीन ना आए, कभी यकीन ना आए, तो किसी से पूछ लीजिएगा कि जो आला फ़ौजी अफसरान थे वो क्या आपस में डिस्कशंस किया करते थे जनरल फैज़ के हवाले से और आपके हवाले से, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद वही अमेरिका के बारे के दोबारा वही बातें कि जी अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए रजीम चेंज किया, हम अमेरिका की जंग में शामिल हुए और झूठ बोला गया सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौजी कबायली इलाकों का उन्होंने जिक्र किया। और दोबारा उन्होंने वही कहा कि मुझसे ज़्यादा कबायली इलाकों को कोई नहीं जानता, क्योंकि इमरान खान साहब बरतानिया को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कबायली इलाकों को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारत को कोई इनसे ज़्यादा अच्छा नहीं जानता, अफ़गानिस्तान को कोई बेहतर इनसे नहीं जानता, कबायली इलाकों को भी इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वही दोबारा रिपीट होने वाली बात। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जब हम इज़राइल को तस्लीम करेंगे तो कश्मीर का मसला ज़ीरो हो जाएगा। बताएं तो सही ना, ये कौन है जो इज़राइल को तस्लीम करवाना चाहता है? ये कौन है? नाम क्यों नहीं लेते? मैं बार बार सवाल करता हूँ, आप लोग नाम क्यों नहीं लेते? मुझे वो शेर याद आ जाता है बार बार, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? खैर वो तो लेती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नाम क्यों नहीं लेते? उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ जब भारत गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से भी उसने मुलाकात नहीं की। हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की हमने कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चंद साल के अलावा हमने अमेरिका की हमेशा ग़ुलामी की है। यहाँ CIA लोगों को उठाकर गुआंतानामो में ले जाती थी, कोई अमेरिका से पूछने वाला नहीं था। अच्छा, कोई अमेरिका से पूछने वाला नहीं था तो आप जब डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे तो हमारी एक पाकिस्तानी खातून है, ठीक है, जो इस वक्त उनकी कैद में है। आपने कितनी दफ़ा उनसे सवाल किया इसके बारे में? आपने कितनी को अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई उनके सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने? आपने सवाल किया उनके बारे में? कोई सवाल नहीं किया गया। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी हमें कहा जाता है कि अमेरिका की हर बात मान लो। साइफ़र लिखने वाला कोई बेहुदा आदमी था, अब वो भी बेसिकली वो डोनाल्ड लू है, उसके ऊपर गुस्सा निकल रहा है। उन्होंने भी लानता पैरियां ने उसको बुरा भला, वे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा कख ना रवे, बेसिकली ये वाली चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मगरब में ज़मानत पर किसी को नौकरी नहीं मिलती। यहाँ काबीना में बैठे 70% लोग ज़मानत पर हैं। वैसे इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि आपके अपने कई लोग ज़मानत के ऊपर थे
और आपके अपने ऊपर पीटीपी हमला केस के अंदर भी वो केस चल रहा था, आपके सदर के ऊपर भी ये केस चल रहा था जब आप वज़ीर आज़म बने थे और वो सदर बने थे, ये बात नहीं बताते, ठीक है। आपके और कई लोग जो हैं, मतलब शहबाज गिल साहब वो भी ज़मानत के ऊपर थे, उनके भी वारंट निकल आए थे और आपकी हुकूमत के अंदर ही निकले थे। और बड़े केसेस हैं इस तरह के, मैं क्या मल्लम जब्बा केस परवेज़ खटक के ऊपर था, लेकिन आपने फिर भी परवेज़ खटक को जो है वो अपना वज़ीर बनाया। तो इस तरह के बहुत से ऐसे मामला हैं, नहीं वो उसको ट्विस्ट कर देते ना इस चीज़ को। अच्छा जी, मैंने न्यूट्रल से कहा कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब के नायब के केसेस हैं और उसके बाद क्या मतलब शहबाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। मैंने सोचा ये कि मतलब शहबाज शरीफ आखिरी दिन तक मैं सोचता रहा कि कोई भी हो जाएगा, शहबाज शरीफ नहीं होगा। यहाँ पे आप गलती कर बैठे, क्योंकि आपको 3.5 पौने 4 साल इस बात की आदत पड़ गई थी कि वो होगा जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कहूँगा बस उसी तरह ही होगा। तो आपने अपने ज़हन में कह दिया कि मैंने सोच लिया है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होगा तो नहीं होगा। और इसी तरह आपके जितने चमचा सहाफ़ी थे वो भी टीवी के ऊपर बैठ के ये कहते थे कि आपको तो पता ही नहीं है, इमरान खान वो सरप्राइज़ देगा, वो सरप्राइज़ देगा, एक और सरप्राइज़ आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, और वो जनाब वो हुक्म का यक्का चला देगा और फिर सारी बाजी जो है वो पलट जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। ये आपको बेसिकली उन सहाफ़ियों ने भी मरवाया, यकीन करें, उन एंकरों, उन सहाफ़ियों ने भी आपको मरवाया। आप चिल होकर आराम से बनी गाला में बैठे हुए थे, आपने कहा तो होना ही कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, सारा कुछ मेरे कंट्रोल में, और फिर आखिरी दिन तक जाके आपको पता लगा नहीं यार कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जबकि आप खुद ये बात कहते हैं कि आपको 1 साल पहले से पता लगना शुरू हो गया था कि जनाब आपकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्लान बन रहा है, सारा कुछ था। लेकिन आपको चूंकि 3.5 साल आदत पड़ गई भी थी कि वो गैबी ताकत आती है, वो आके मुझे बचा के ले जाती है, इस बार भी कोई ना कोई गैबी ताकत आ जाएगी और बचा के मुझे ले जाएगी। और फिर एकदम आखिरी मोमेंट पे जाके आपको पता लगा कि ओ ये तो हो ही नहीं रहा, वो दोबारा से वही आवाज़ आई होगी कहीं से, वो जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, आपके पास मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है, और ये आखिरी दफ़ा आपने सुना होगा और उसके बाद लाइन कट गई। असल कहानी सारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा जनाब कि जी मैं न्यूट्रल से, सबसे आखिर में जाके उन्होंने कहा कि जनाब मैं न्यूट्रल से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे डाका पड़ जाए तो आप न्यूट्रल रहेंगे, ये उन्होंने बेसिकली सवाल किया। तो बेसिकली वो एक तो उन्होंने मतलब चौकीदार का लफ्ज़ जो है ना वो बेसिकली न्यूट्रल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब आप क्या न्यूट्रल रहेंगे। उसमें असल बात सिर्फ यही है कि इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर आपके घर के अंदर एक नाअहल शख्स को पूरे घर की मुलाजमत पकड़ा दी जाए और उसे कहा जाए कि घर जो है वो अब तुमने संभालना है, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि उस नाअहल शख्स को घर से बाहर निकाला जाए ताकि घर को बचाया जा सके, ठीक है। और तब भी न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। अगर न्यूट्रल होने का सवाल आप कर रहे हैं ना, तो तब भी न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। तो इसको जिस तरह मर्जी आप देख लें, आप चूंकि इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं तो आपको यही लग रहा है कि जनाब आप घर के अंदर जो आ गया है वो डाकू है, और मैं जो है बड़ा ईमानदार और मैं बड़ा परहेजगार किस्म का बंदा था। वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी का जवाब अभी तक कौम आपसे पूछ रही है, उसका आपको जवाब देना है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।